एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स। देखिए, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे लोअर पीसीएस मेंस का, तो उसमें ये साफ साफ हेडिंग लिखी हुई है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस का टॉपिक है और एफआरओ मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये पोर्शन आता है क्योंकि एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो किसानी खेती वाला जो पोर्शन है, वो सारा इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर आता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइस, बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारा कंटेंट वहाँ पे दिया जा रहा है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पे करवाई जा रही है। मेंस के लिए किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है, वहाँ पे समझाया जा रहा है। तो अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस के लिए या एफआरओ मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करना है, तो आप उसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने दो जो प्रॉब्लम्स थी इंडियन फार्मर्स की, वो डिस्कस हम कर चुके हैं। एक तो छोटी और खंडित भूमि जो होता है उनके पास, यानी कि स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, और दूसरी प्रॉब्लम हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है बीज की। तो बीज की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उससे भी किसानों को जूझना पड़ता है। तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है उनके सामने, वो आती है खाद की, उर्वरक की और बायोसाइड्स की, यानी कि मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और बायोसाइड्स। तो अगर हम देखें तो इंडियन सॉइल्स हैव बीन यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखो, ये तो सबको पता है कि हजारों सालों से भारत की धरती पर खेती होती आ रही है विदाउट केयरिंग मच फॉर रिप्लेनिशिंग। यानी कि हमने भारतीयों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वो जो मिट्टी की जो उपज है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, वो किस तरह से रिप्लेनिश हो सकती है, यानी कि वो किस तरह से वापस आ सकती है, यानी कि उसकी भरपाई कैसे होगी। तो भरपाई की परवाह किए बिना, जिस पे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया भरपाई पे, लेकिन हम उसको लगातार उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दिस हैज़ लेड टू डिप्लीशन एंड एग्जॉशन ऑफ सॉइल्स रिजल्टिंग इन देयर लो प्रोडक्टिविटी। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मिट्टी का ह्रास होता रहा और मिट्टी के अंदर एक थकावट आ गई। मिट्टी के अंदर थकावट का मतलब क्या है कि मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ख़त्म होने लगे, वो क्षीण होने लगे, जिससे कि अब मिट्टी जो है चीज़ों को इतना ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती। द एवरेज यील्ड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जितनी भी लगभग क्रॉप्स उगती हैं भारत में, पूरी दुनिया के मुकाबले अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ जो यील्ड है, यानी कि 1 हेक्टेयर में या जो भी हम पैरामीटर लें, जो भी हम जगह लें, उस जगह पे जितनी भी उपज हो रही है, वो उपज सर्वाधिक नहीं है, सबसे कम है। पूरे देशों में, सभी देशों को कंपेयर किया जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग मोर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अगर हम मैन्योर्स को, फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जो अगर हम खेती में मैन्योर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स प्ले द सेम रोल इन रिलेशन टू सॉइल्स एज गुड फूड इन रिलेशन टू बॉडी। देखिए, हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये उसी तरह से रोल प्ले करते हैं जिस तरह से एक अच्छा खाना हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी को अच्छा खाना मिलेगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। इसी प्रकार से अगर मिट्टी को अच्छे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स मिलेंगे तो मिट्टी भी तंदुरुस्त रहेगी, मिट्टी की भी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड रहेगी। जस्ट एज अ वेल नरिश्ड बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनी गुड जॉब, अ वेल नरिश्ड सॉइल इज कैपेबल ऑफ गिविंग गुड यील्ड्स। तो वही कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक सुपोषित शरीर कोई भी अच्छा काम करने में सक्षम है, उसी तरह से एक अच्छे से पोषित मिट्टी भी अच्छी पैदावार करने में सक्षम होती है। वही कहने का इनका मतलब है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 70% ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 70% की वृद्धि हो सकती है अगर हम उर्वरकों को, यानी कि फर्टिलाइजर्स को अच्छे से जुडिशियसली, न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें मिट्टी की उपज को बढ़ाने के लिए। दस इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इज अ बैरोमीटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। यानी कि एक फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन, कि कितना ज़्यादा जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कितना ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बैरोमीटर बन गया है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक यंत्र बन गया है जिससे हम ये नाप सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी क्या हो रही है, यानी कि कृषि में समृद्धि कैसी हो रही है। देखिए, जो किसान ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेगा, इसका मतलब उसके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वो किसान थोड़ा सा इकोनॉमिकली सही होगा, यानी कि वित्तीय रूप में अगर देखा जाए तो उस किसान की जो हालत है वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी। तो अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अच्छे से खेती हो रही है। However, there are practical difficulties in providing sufficient manure and fertilizer in all parts of a country of India's dimensions inhabited by poor peasants. अब देखिए, दिक्कत तो ये है ही कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं पूरे भारतवर्ष में। इतना बड़ा भारतवर्ष है कि यहाँ पे सफिशेंट मात्रा में, यानी कि
ऐसी क्वांटिटी में जिससे कि उनकी नीड्स पूरी हो सके। तो इस मात्रा में मैन्योर्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, भारत की सब जगहों पर प्रोवाइड कर दिए जाए, जबकि भारत में बहुत गरीब किसान रहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक विषय है और बहुत ही मुश्किल विषय है, जिस पे काम कर पाना बहुत मुश्किल है। काउ डंग प्रोवाइड्स द बेस्ट मैन्योर टू द सॉइल्स। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो काउ डंग है वो अपने आप में एक बेस्ट मैन्योर देता है, बहुत ही अच्छा मैन्योर है वो मिट्टी के लिए। अगर कोई जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या जो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम किया जा रहा है, तो उसके तहत जो काम किया जा रहा है, तो उसमें काउ डंग हो गया या काउ गौमूत्र हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल करके वहाँ पे इस्तेमाल सॉइल में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ZBNF क्या है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, और इससे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है किसानों को। तो ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बट्स इज़ यूज एज मच इज़ लिमिटेड बिकॉज मच ऑफ काउ डंग इज़ यूज एज किचन फ्यूल इन द शेप ऑफ डंग केक्स। लेकिन अब जो गाय के गोबर है उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स के रूप में, क्योंकि उसके लोग उपले बना लेते हैं, काउ डंग केक बना लेते हैं और उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो रिडक्शन इन दी सप्लाई of firewood and increased demand for fuel in the rural areas due to increase in population has further complicated the problem। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है लोगों की, तो जो ईंधन की क्वांटिटी है, ईंधन की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी कि उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो अब उस रूप में क्या हो रहा है कि जो लकड़ी है, लकड़ी तो बहुत कम मिल पा रही है लोगों को, क्योंकि जंगलों में पेड़ काटने को मना कर दिया गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो काउडंग केक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काउडंग को फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल ना करके काउडंग के केक्स बना रहे हैं, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फायर लगाने के लिए, या आप कह सकते हो एनर्जी पाने के लिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली एंड आर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ पुअर फार्मर्स। अब देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो और एक गरीब किसान के लिए बहुत मुश्किल है उनको खरीद पाना। द फर्टिलाइजर प्रॉब्लम इज़ देयर फॉर बोथ एक्यूट एंड कॉम्प्लेक्स। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा तीव्र भी है और जटिल भी है, दोनों ये प्रॉब्लम है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जटिल प्रॉब्लम है, समस्या है कि किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो किसानों तक, गरीब किसानों तक मुहैया करवाए जाएँ। इट हैज़ बीन फेल्ट दैट ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर एसेंशियल फॉर कीपिंग द सॉइल इन गुड हेल्थ। तो ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो हैं, जो गाय के गोबर से या दूसरे जानवरों के गोबर से जो बनाए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं एक अच्छी सॉइल हेल्थ को पाने के लिए। द कंट्री हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 650 मिलियन टन्स ऑफ रूरल एंड 160 लाख टन्स ऑफ अर्बन कंपोस्ट विच इज़ नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड एट प्रेजेंट। अब देखिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल है भारत में कि 650 मिलियन टन गाँव में और 160 लाख टन शहरों में अर्बन कंपोस्ट बन सकता है। यानी कि इतना ज़्यादा कंपोस्ट का क्या मतलब है कि जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एक इस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जो मिट्टी में डालें, तो मिट्टी की जो उर्वरकता है, यानी मिट्टी की जो उपजता है या ईल्ड है, उसको वो बढ़ा दे, यानी मिट्टी की जो अंदर न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है उसकी मात्रा को बढ़ा दे। द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पोटेंशियल विल सॉल्व द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग मैन्योर टू द सॉइल। अब देखिए अगर इस तरह से इंसान काम करने लगे तो दो बहुत बड़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इंसान की। एक तो गंदगी की समस्या, क्योंकि मान लेते हैं जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के वेस्ट है, सब्जियों का वेस्ट है, फलों का वेस्ट है, जितनी भी ये चीज़ें वेस्ट होती हैं, फूलों का वेस्ट है, तो ये सब जो वेस्ट है ये इसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, कागज़ का कंपोस्ट बना सकते हैं, और इससे जो बनेगा उसको हम पेड़ों में डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो एक तो आपका कूड़ा कम हो गया, और दूसरा क्या हुआ, कूड़ा कम होने के साथ साथ आपने क्या करा, आपने जो आपका कूड़ा था और जो इस कूड़े से बना कंपोस्ट था वो आपने पेड़ों में डाल दिया। तो दो चीज़ें सही हो गई, एक तो कूड़ा भी ख़त्म हो गया और कूड़े से बना कंपोस्ट जो है वो पेड़ों में डालने के बाद वो मिट्टी को मैन्योर भी मिल गया। तो ये दो फायदे हुए। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन हाई इंसेंटिव स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ हैवी सब्सिडी फॉर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जो सरकार है वो कई ज़्यादा सब्सिडी देती है कि जो लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो जिससे कि उनको सस्ते दरों पर फर्टिलाइजर्स मिल सके। देयर वाज प्रैक्टिकली नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो अगर हम जिस टाइम हम आज़ाद हुए, अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड ड्यू टू चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ सम प्रोग्रेसिव फार्मर्स द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज ट्रिमेंडसली। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना शुरू करा। 1960-1965 के टाइम पे हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो उसके बाद जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ, इनका बनना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इनकी जो कंजम्पशन है वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। नेक्स्ट कह रहे हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द फर्टिलाइजर्स, यानी कि उर्वरकों की गुणवत्ता अगर हमें बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, 52 फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब हैव बीन सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 52 लैब्स बनाई गई हैं पूरे भारत में, जिससे कि ये पता कर सकें
कि जो फर्टिलाइज़र बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या सही है, या ऐसा तो नहीं कि फर्टिलाइज़र्स बेचने के लिए उन्होंने क्या करा हो, फर्टिलाइज़र्स की क्वालिटी ख़राब कर दी हो और फटाफट फर्टिलाइज़र्स बना के किसानों को बेचा जा रहा हो। इन एडिशन देर इज़ वन सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट फरीदाबाद विद इट्स 3 रीजनल सेंटर्स एट मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो एक सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव के पास, और उसके साथ 3 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं इसके, एक मुंबई में, एक कोलकाता में और एक चेन्नई में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप ध्यान रखिएगा। पेस्ट्स, जर्म्स एंड वीड्स कॉज हैवी लॉस टू क्रॉप्स विच अमाउंटेड टू अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फील्ड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, जब हम आज़ाद हुए, उस टाइम पे प्रोडक्शन बहुत कम था। प्रोडक्शन तो था, लेकिन उस टाइम पे क्या दिक्कतें थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारे फसल को ख़राब कर देती थी। जैसे कि पेस्ट लग जाना, यानी कीड़ा लग गया वहाँ पे, है ना, जर्म्स आ गए वहाँ पे, या वीड्स हो गई, तो वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा लॉस कर देती थी हमारी क्रॉप्स को जो उस टाइम पे उगती थी। कितना लॉस कर देती थी, करीब करीब 1/3 अगर हम कहें। तो बायोसाइड्स जैसे थे कि जो बायोसाइड्स कौन से होते हैं कि जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, वीडिसाइड्स। अब देखिए, बायोसाइड का क्या मतलब है? बायोसाइड का मतलब है, साइड का मतलब, ये जो CIDES लिखा हुआ है साइड्स, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का विनाश करना, किसी भी चीज़ को मारना। तो बायोसाइड्स का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक रूप में है और वो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया यानी कीटनाशक है, हर्बिसाइड्स हो गया यानी कि शाकनाशी हैं, और वीडिसाइड्स हो गया यानी कि जो खरपतवार होता है उसको ख़त्म करने के लिए जो होता है उसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। आर यूज टू सेव द क्रॉप्स एंड टू अवॉइड लॉसेस। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, बायोसाइड्स का इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि चाहे वहाँ पे पेस्ट हों, ख़राब हर्ब्स हों, या खरपतवार हो, वीड्स हों, उन सबको ख़त्म किया जाए, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी है, वो उसको मिले, जिसके लिए जो चीज़ हमने बोई है, उगाई है वहाँ पे। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ दीज इनपुट्स हैज़ सेव्ड अ लॉट ऑफ क्रॉप्स स्पेशली द फूड क्रॉप्स फ्रॉम अननेसेसरी वेस्टेज। तो जो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इनका, तो इसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स का जो वेस्टेज था वो बहुत कम हो गया। बट अनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोसाइड्स हैज रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन विच टेक्स इट्स ओन टोल। अब देखिए क्या हुआ दिक्कत, कि बायोसाइड्स का इस्तेमाल तो होने लगा, इससे शुरुआत में तो ये असर हुआ कि जो फसलें ख़राब हो रही थी वो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसका एक्सेसिव इस्तेमाल होने लगा, कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, तो इससे ये दिक्कत आई कि उसकी वजह से जो पोल्यूशन था, सॉइल पोल्यूशन था, यानी कि मृदा का जो प्रदूषण था वो बढ़ने लगा, और उसकी वजह से सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होने लगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है फार्मर्स के सामने, वो आती है इरीगेशन की, तो यानी कि सिंचाई की। तो ऑल्दो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इरीगेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए बात क्या है कि भारत का ज़्यादातर जो किसान है वो गरीब किसान है, और वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि मानसून होगा, बारिश होगी, तो उनकी फसल, वो बीज बोएंगे, उनकी फसल अच्छी हो पाएगी। अगर मानसून नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो वो फसल अच्छी उनकी नहीं होगी, क्योंकि वो इतने रिच नहीं है कि वो एक ट्यूबवेल या कैनाल के थ्रू पानी को अफोर्ड कर सके। तो ऑल्दो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इरीगेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो यानी कि चाइना के बाद भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इरीगेटेड कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया जो है वहाँ पे इरीगेशन होता है। ओनली 1/3 ऑफ द क्रॉप्ड एरियाज अंडर इरीगेशन। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि सिर्फ 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 एरिया ऐसा है भारत का जो इरीगेशन के अंडर है। इरीगेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनपुट इन अ ट्रॉपिकल मानसून कंट्री लाइक इंडिया। अब देखिए, इरीगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनपुट है, यानी जो हम चीज़ें एग्रीकल्चर के दौरान देते हैं वो क्या देते हैं, इरीगेशन देते हैं, यानी कि पानी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पानी जो है क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जहाँ पे बारिश जो है वो क्या है, अनसर्टेन है, यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा आप श्योर से नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही होगी। कभी बारिश हो भी सकती है, कभी नहीं भी, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। अनरिलायबल है, आप बारिश पे डिपेंड नहीं कर सकते। इरेटिक रेनफॉल है, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो इंडिया कैन नॉट अचीव सस्टेन्ड प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर अनलेस एंड अनटिल मोर देन हाफ ऑफ द क्रॉप एरिया इज ब्रॉट अंडर एश्योर्ड इरीगेशन। तो उनका कहना यह है कि भारत कभी भी सस्टेन प्रोग्रेस नहीं पा सकता, एक ऐसी प्रोग्रेस नहीं आ सकती भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम में जिससे कि सस्टेनेबल रूप में, सतत रूप में काम चलता रहे, जब तक कि भारत 50% जहाँ पे भी वो फसल उगाता है उसका 50% एरिया उसके अंदर ना आ जाए जहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो दिस इज टेस्टिफाइड बाय द सक्सेस स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसेस इन पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। तो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी के वेस्टर्न पार्ट में बहुत अच्छे से ये स्टोरी सक्सेसफुल हुई है कि यहाँ पर इन जगहों पर 50% से ज़्यादा एरिया पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल अच्छे से हो पाई है। तो लार्ज ट्रैक्ट्स स्टिल अवेट इरीगेशन टू बूस्ट द एग्रीकल्चर आउटपुट। लेकिन अभी भारत में बहुत सारी ज़मीन ऐसी बची है जहाँ पे इरीगेशन की रिक्वायरमेंट है और वो मांग रही है, डिमांड कर रही है कि हमें इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए।
हाउएवर केयर मस्ट बी टेकन टू सेफगार्ड अगेंस्ट इल इफेक्ट्स ऑफ ओवर इरिगेशन। अब देखिए, जब पंजाब और हरियाणा में यही प्रॉब्लम हुई है कि वहाँ पे अगर पानी को ट्यूबवेल के थ्रू ज़मीन के अंदर से निकाला गया तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि किसानों को बिजली मुफ्त दी गई और पानी निकालने की सुविधा दी गई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मोटर्स को, समरसिबल पंप्स को, ये जो उनके खेतों में लगते थे पंप्स, उनको खुला छोड़ दिया और बहुत देर तक पूरे दिन जो है पानी चल रहा है। यानी कि उन्होंने ज़मीन के अंदर से एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि नीचे से मिट्टी के साथ साथ कुछ नमक यानी कि सैलिनिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं वो भी आने लगे पानी में। उससे पानी क्या हो गया, या उससे ज़मीन जो है वो क्या हो गई, वो ख़राब हो गई। जब पानी उड़ गया, इवेपोरेट कर गया, तो पीछे जो नमक रह गया उसके वजह से क्या होगी, सारी मिट्टी सलाइन होगी, सारी मिट्टी खारी हो गई, क्षारीय होगी, और उसके वजह से अब उस मिट्टी में खेती आप नहीं कर सकते। तो लार्ज ट्रैक्ट्स इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन रेंडर्ड यूजलेस एरियाज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी, एल्कलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग ड्यू टू फॉल्टी इरीगेशन। अब देखिए, इरीगेशन की गलती की वजह से, कि हम किस तरह से इरीगेशन कर रहे हैं, उस गलती की वजह से कई सारा एरिया पंजाब हरियाणा का ऐसा हो चुका है जिसको अब आप यूज़ नहीं कर सकते। वो एरिया सैलिनिटी से ग्रस्त है, यानी कि वहाँ पे लवणता बहुत ज़्यादा है, एल्कलिनिटी है यानी कि क्षारीयता बहुत ज़्यादा है, और लॉगिंग, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि जल जमाव की प्रॉब्लम है, कि वहाँ पे जल जो है वो क्या हो जाता है, पानी जो है वो जमा हो रहा है। तो जहाँ पे भी पानी जमा होगा वहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो पाएगी। इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया ऑल्सो इंटेंसिव इरीगेशन हैज़ लेड टू शार्प राइज इन सब सॉइल वाटर लेवल लीडिंग टू वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। तो जो इंदिरा गांधी कैनाल का जो एरिया है वहाँ पे भी इस तरह की दिक्कत आ रही है, जो सब सॉइल वाटर लेवल बढ़ रहा है, वाटर लॉगिंग की दिक्कत हो रही है, सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है और एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, तो यानी मशीनीकरण का अभाव है, मशीन्स बहुत कम है हमारे किसानों के पास, वो भी बुलक कार्ट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे आपका करके प्रॉब्लम्स जितनी भी इंडियन फार्मर्स की कवर हो जाएंगी। आप इसके थ्रू मेंस का आंसर अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे से आपका मेंस का आंसर लिखा जाएगा, चाहे एफआरओ मेंस लिखें, चाहे लोअर पीसीएस मेंस लिखें, और चाहे फिर आप अपर पीसीएस मेंस लिखें, क्योंकि ये सभी सिलेबस में है, सभी एग्जाम्स के सिलेबस में। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है या एफआरओ मेंस की तैयारी करनी है तो आप मुझे 7665804421 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।